नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। आज बाजार की शुरुआत से ही माहौल पॉजिटिव था। निफ्टी 50 ने 24,973 पर क्लोजिंग दी, यानी 0.42% की बढ़त के साथ। दिन में एक बार तो 25,000 के ऊपर भी पहुंचा, लेकिन वहां थोड़ा दबाव दिखा और आखिर में 24,920 के सपोर्ट पर टिक गया। बैंक निफ्टी ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया। दिन के दौरान 54,700 तक गया, लेकिन वहीं उसे रुकावट मिली। फिर भी क्लोजिंग मजबूत रही और ये दिखाता है कि बैंकिंग सेक्टर फिलहाल स्थिर है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो आईटी, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक्स और डिफेंस कंपनियों में अच्छी बढ़त दिखी। खासकर मज़ागाउन डॉग, बीडीएल कंपनियां 2 से 4% तक चढ़े। वहीं ऑटो सेक्टर लंबे समय बाद थोड़ा कमजोर दिखा और मीडिया सेक्टर में भी हल्की गिरावट रही। आज बाजार की पॉजिटिव चाल के पीछे डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत भी एक वजह रही। ट्रंप ने अचानक भारत अमेरिका ट्रेड रिश्तों पर नरम रुख दिखाया और कहा कि दोनों देश मिलकर व्यापारिक अड़चनों को दूर करेंगे। लेकिन कुछ घंटों बाद ट्रंप ने फिर से सूर बदल लिए और यूरोपियन यूनियन से कहा कि भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाने की मांग करें। हालांकि यूरोपियन यूनियन ऐसा कदम उठाएगा, इसकी संभावना काफी कम है, क्योंकि भारत के साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है और भारत से उन्हें फायदा भी हो रहा है। 25,000 के ऊपर बाजार टिक नहीं पाया। इसके पीछे 3 मुख्य वजहें रही: ऑटो स्टॉक्स में गिरावट, टैरिफ की खबरों से थोड़ी चिंता और मुनाफा वसूली। अमेरिका से एक और बड़ी खबर आई कि वहां की इकोनॉमी के कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं। इन्फ्लेशन, जीडीपी और पीएमआई डेटा सब यही बता रहे हैं कि ग्रोथ दबाव में है। विदेशी निवेशकों की ओर से कल करीब 2,000 करोड़ रुपए का तगड़ा निवेश आया। ये लंबे समय बाद एफआईआई और डीआईआई दोनों की तरफ से खरीदारी देखने को मिली। एशियन मार्केट्स की बात करें तो ज्यादातर जगह माहौल सकारात्मक रहा। जापान, चाइना, हांगकांग, साउथ कोरिया, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट्स अच्छी बंद हुई। मार्केट के लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव खबर आई है, जो उनके कॉन्फिडेंस को और मजबूत कर सकती है। ये खबर किसी 1-2 दिन की नहीं है, बल्कि आने वाले समय में लंबे निवेश के नजरिए से अहम है। अभी मार्केट लगभग 25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और चार्ट देखने पर साफ है कि लंबे समय में हमारी इकोनॉमी की मजबूती की वजह से ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि लगातार पैसा मार्केट में आ रहा है। जब भी पैसा अंदर आता है तो उसे इनफ्लो कहते हैं, और जब पैसा बाहर जाता है तो उसे आउटफ्लो कहते हैं। मार्केट ऊपर तभी टिकता है जब इनफ्लो ज्यादा हो। पिछले कुछ सालों से सबसे बड़ा इनफ्लो म्यूचुअल फंड्स के जरिए आ रहा है, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स की एसआईपी से। एसआईपी के बदौलत घरेलू संस्थागत निवेशक मजबूत हुए हैं और यही वजह है कि विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के बावजूद बाजार ज्यादा नहीं गिर पाया। अगस्त महीने का ताज़ा डेटा बताता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट अब 75.18 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो लगभग रिकॉर्ड स्तर है। नेट इक्विटी इनफ्लो अगस्त में 33,430 करोड़ रुपए रहा। पिछले महीने से 22% कम है, लेकिन लगातार 54 महीनों से इक्विटी फंड्स में पैसा आ रहा है, जो अपने आप में बड़ा पॉजिटिव संकेत है। एसआईपी के जरिए अगस्त में 28,265 करोड़ रुपए निवेश हुए। पिछले महीने से थोड़ा कम है, लेकिन इतनी अनिश्चितता और ग्लोबल दिक्कतों के बीच भी इतना बड़ा निवेश होना निवेशकों की मजबूत नीयत दिखाता है। डेट फंड से पैसा निकलता दिख रहा है, यानी लोग वहां से निकालकर कहीं और निवेश कर रहे हैं। हाइब्रिड फंड्स में भी इनफ्लो घटा है और स्मॉल कैप फंड्स में अगस्त में सिर्फ 4,993 करोड़ आए, जो जुलाई से 30% कम है। लेकिन मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश लगभग स्थिर रहा। गोल्ड ETFs में जबरदस्त उछाल दिखा है। अगस्त में 2,189 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया, जो 74% ज्यादा है। इसकी वजह साफ है, सोने की कीमतों में तेजी और लोग भागते हुए सेक्टर की ओर आकर्षित हो जाते हैं। एसआईपी से जुड़े नए रजिस्ट्रेशन अगस्त में 68.69 लाख रहे, जबकि करीब 43 लाख एसआईपी बंद भी हुई। फिर भी कुल मिलाकर जो प्रवाह है वो स्थिर और मजबूत दिख रहा है। इन सब डेटा से ये साफ है कि मुश्किल हालातों में भी भारतीय निवेशक लगातार म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हैं। यही वजह है कि बाजार विदेशी दबाव झेलने के बाद भी स्थिर खड़ा है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये डेटा भरोसा देता है कि अगर एसआईपी जैसे निवेश जारी रखे जाएं, तो आने वाले सालों में इक्विटी मार्केट से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं।
है लगभग 2.5% ऊपर बंद हुआ। BEL ने 4.5% की बढ़त दिखाई और BDL ने 1500 का अहम लेवल तोड़ते हुए 5% की छलांग लगाई। मज़गांव डॉक, GRSE, कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनियों में भी अच्छी रिकवरी आई। प्राइवेट प्लेयर्स जैसे जेन टेक्नोलॉजीज और पारस डिफेंस में भी तेजी रही। आज डिफेंस स्टॉक्स में ये जबरदस्त तेजी अचानक नहीं आई, बल्कि पिछले कुछ दिनों से मिल रही पॉजिटिव खबरों का असर है। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 15 साल का डिफेंस रोड मैप जारी किया था, जिसमें साफ बताया गया कि एयरफोर्स और नेवी को कौन कौन से हथियार और टेक्नोलॉजी चाहिए होंगी। इसमें राफेल जेट्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सबमरीन्स और टैंक्स जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। इसके साथ ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच डिफेंस ट्रेड पर बड़ी बातचीत हुई। भारत अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर भी बन चुका है और यही वजह है कि इस सेक्टर में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। GST में हालिया सुधार भी डिफेंस कंपनीज के लिए बड़ा फायदा है। पहले कंपोनेंट्स पर 18-28% GST लगता था, अब सिर्फ 5% लगेगा, यानी डिफेंस प्रोडक्ट्स की लागत घटेगी और डिमांड बढ़ सकती है। इसके अलावा झारखंड अगले हफ्ते अपना पहला डिफेंस एक्सपो करने जा रहा है। सरकार चाहती है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ साउथ इंडिया तक सीमित ना रहे, बल्कि झारखंड जैसे राज्यों में भी नए हब्स बने। BDL ने 1500 का लेवल तोड़कर नई तेजी दिखाई है। मज़गांव डॉक के लिए 3000 का लेवल अहम है, वहीं GRSE को 2500 के ऊपर जाना जरूरी है। जेन टेक्नोलॉजीज आज 5% अपर सर्किट पर पहुंचा और 1500 के ऊपर टिकना इसके लिए मजबूती का संकेत होगा। पारस डिफेंस को 680-690 की रेंज पार करनी होगी। कार्ट्रेट टेक का शेयर आज करीब 17% टूट गया, जो अब तक की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट है। इसकी वजह बनी JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट, जिसमें स्टॉक को डाउनग्रेड कर महंगे वैल्यूएशन की बात कही गई। रिपोर्ट के बाद अचानक भारी बिकवाली देखने को मिली। कार्ट्रेट टेक गाड़ियां खुद नहीं बेचती, बल्कि कारवेल, बाइकवेल, OLX इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म से खरीदार और डीलर को जोड़ती है। इसकी कमाई का बड़ा हिस्सा B2B से आता है, यानी डीलर्स और कंपनीज की लिस्टिंग और एड से। बाकी रेवेन्यू सीधे ग्राहकों से आता है। JM फाइनेंशियल ने 3 बड़ी चिंताएं बताई। स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत महंगा है, बिजनेस मॉडल B2B क्लाइंट्स पर ज्यादा निर्भर है और AI टूल्स की वजह से साइट का ट्रैफिक घट सकता है। यही वजह है कि मार्केट में कंपनी के शेयर पर दबाव दिखा। टेका इंडस्ट्रीज ने अपोलो फंड्स के साथ मिलकर $150 करोड़ में मॉली कॉर्प को खरीदने की योजना बनाई है। ये डील टेगा को माइनिंग कंज्यूमेबल्स के ग्लोबल मार्केट में और बड़ा खिलाड़ी बना देगी। कंपनी 13 सितंबर को फंड जुटाने के लिए बोर्ड मीटिंग भी करने वाली है। मुथूट फाइनेंस ने अपनी हाउसिंग फाइनेंस वाली सब्सिडियरी मुथूट होमफिन में लगभग 200 करोड़ रुपए का नया निवेश किया है। इससे कंपनी का हाउसिंग फाइनेंस कारोबार और मजबूत होगा। 5 स्टार बिजनेस ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से 4000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है। ये रकम कंपनी के विस्तार और रोजमर्रा के ऑपरेशंस में इस्तेमाल होगी। बजाज फिनसर्व ने अगस्त महीने का बिजनेस अपडेट जारी किया। बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस का कुल प्रीमियम 1484 करोड़ रुपए रहा, जबकि बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस का ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम 2063 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जुपिटर वैगन्स की सब्सिडियरी को 113 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसके तहत कंपनी को रेलवे के लिए 9000 LHP बोगियों के एक्सल सप्लाई करने होंगे। सास्किन टेक्नोलॉजीज के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर गिरीश BVS ने 12 सितंबर 2025 से अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी जैगुआर लैंड रोवर ने एक साइबर घटना की जानकारी दी है, जिसमें कुछ डेटा प्रभावित हुआ है। वहीं कंपनी ने VE कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 6 लाख रुपए तक की कटौती कर ग्राहकों को GST का पूरा फायदा देने का वादा किया है। 63 मून्स टेक्नोलॉजीज की सब्सिडियरी 63S सैट साइबर टेक ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 180 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। टोरेंट फार्मा ने गुजरात में हाइब्रिड पावर प्लांट लगाने के लिए टोरेंट ऊर्जा ने 26% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी ओवरनाइट MCLR दर 10 बेसिस पॉइंट घटाकर 7.85% कर दी है। इसका फायदा ये होगा कि बैंक के कुछ लोन अब थोड़े सस्ते हो जाएंगे। कीस्टोन रियल एस्टेट के बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए NDC से 375 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दी है। ये फंड कंपनी अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करेगी।